वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कुट्रम पुडीतु। तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सत्या नाम के एक एसीपी को दिखाया जाता है। सत्या की दो बेटियां होती है। बड़ी बेटी फॉरेन में सेटल हो चुकी होती है और दूसरी बेटी प्रीति यहीं पर फिल्म मेकिंग का कोर्स करती रहती है। जब सत्या वापस अपने घर पर आता है तो घर पर प्रीति मौजूद नहीं होती। फटाफट से प्रीति को कॉल करने लगता है कि बेटा अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई। प्रीति कहने लगती है, अरे पापा मैं कैब का इंतजार कर रही हूँ, एक भी कैब मुझे नहीं मिली। अगर कोई ऑटो मिलेगी तो मैं फटाफट से आ जाऊंगी, आप खाना खाकर सो जाओ। सत्या कहने लगता है, नहीं बेटा तुम आ जाओ, हम दोनों बैठकर खाएंगे। उसके बाद सत्या अपनी बीवी को कॉल करने लगता है। इसकी बीवी अमेरिका जा चुकी होती है अपनी बड़ी बेटी के पास, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, थोड़ा बहुत केयरिंग वगैरह करने के लिए। सो सत्या अपनी बीवी से थोड़ी देर बात करके ऐसे ही सो जाता है। सुबह होने के बाद सत्या अपने लिए और प्रीति के लिए कॉफी बनाकर प्रीति के कमरे में जाता है, लेकिन प्रीति अपने कमरे में मौजूद नहीं होती और उसी तरह से कहीं पर भी इसको नजर भी नहीं आती। फटाफट से प्रीति को कॉल करने लगता है। शॉकिंगली उसका फोन स्विच ऑफ में होता है। उसके बाद सत्या डर के मारे अपने पुलिस स्टेशन पर जाकर अपने टीम मेंबर्स को प्रीति के बारे में बताने लगता है कि कल रात से प्रीति घर वापस नहीं आई। उसी तरह अपनी टीम से ये भी कहने लगता है कि फटाफट से तुम लोग प्रीति का लास्ट लोकेशन फाइंड आउट करो, मतलब प्रीति का फोन का लोकेशन। उसी वक्त पुलिस स्टेशन के पास कुछ लोग कंप्लेंट करने लगते हैं। शॉकिंगली वो कंप्लेंट उसी एरिया से आती है जहाँ पर प्रीति का लास्ट लोकेशन था। जब पुलिस वाले उस कॉलोनी पर जाते हैं तो ये एक औरत पुलिस वालों से कहने लगती है कि सर हमारे घर के ऊपर विनायक नाम का एक बंदा किराए पर रहता है। वो विनायक रात के वक्त ऑटो चलाता है। जब हमने सुबह देखा तो इस ऑटो के ऊपर काफी सारा खून के धब्बे लगे हैं। डर के मारे हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म किया। यह सुनने के बाद पुलिस वाले उस विनायक के रूम के पास जाते हैं। फिलहाल तो इस रूम में कोई भी नहीं होता और इसी तरह इस रूम के अंदर काफी सारा खून भी होता है। फॉरेंसिक वाले उस रूम के कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करने लगते हैं। इसी दरमियान में इंस्पेक्टर सत्या के पास आकर कुछ चीजें देने लगता है। शॉकिंगली वो चीजें प्रीति की ही होती है, जैसे फोन और ब्रेसलेट। सत्या तो बहुत डरने लगता है। इंस्पेक्टर दिलासा दिलाने लगता है कि सर आप घबराइए नहीं, प्रीति को कुछ नहीं हुआ होगा, अभी भी ब्लड सैंपल्स आना बाकी है। बाद में इंस्पेक्टर उस हाउस ओनर के पास जाकर इस विनायक के बारे में पूछने लगता है। वो औरत कहने लगती है कि दिन में वो विनायक मटन शॉप में काम करता है और रात के वक्त ऑटो चलाने का काम। विनायक के रूम के बगल में ही कदीर नाम का एक बंदा भी रहता है। पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि तुमने लास्ट टाइम विनायक को कब देखा। कदीर कहने लगता है कि मैंने विनायक को कल शाम पर मिला था। उसने कहा था कि इसकी बीवी से कॉल आया, वो गाँव जाने वाला है। इंस्पेक्टर पूछने लगता है, वो ठीक है, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे आई। कदीर कहने लगता है कि सर एक्चुअली मैं फूड डिलीवरी बॉय हूँ। कल काम के समय में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, मैं हॉस्पिटल पर जाकर अपने माथे पर पट्टी बनवा लिया। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि एक बार तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन पर आओ, कुछ बात करनी है। इस तरह से कदीर को पुलिस स्टेशन पर ले जाकर इसके बारे में पूछने लगते हैं कि तुमने पट्टी किस हॉस्पिटल में बनवाई, किस टाइम पर बनवाई, तुम्हारा गांव कौन सा है। बाद में एक टीम हॉस्पिटल पर जाकर इंक्वायरी करने लगते हैं, क्या कल कदीर नाम का एक बंदा इस हॉस्पिटल पर आया था पट्टी बनवाने के लिए। पता चलता है कि सच में कदीर यहाँ पर आया था, उसके सर को छोटी सी चोट लगी थी। दूसरी तरफ दूसरी टीम मटन शॉप पर जाकर विनायक के बारे में पूछने लगते हैं। एक बंदा कहने लगता है कि सर आज विनायक तो काम पर ही नहीं आया और इसी तरह सर वो लड़कियों का दीवाना है, पागल है, हर एक लड़की को देखते रहता है। उसकी बीवी तो दूसरे गाँव में रहती है, अपनी बीवी को गाँव में छोड़कर यहाँ पर ये अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहा है। पुलिस वाले कहने लगते हैं, ठीक है, अगर विनायक यहाँ पर आएगा तो हमें इन्फॉर्म करो। दूसरी तरफ पुलिस वाले और कंफर्मेशन लेने के लिए हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं तो पता लग जाता है कि कदीर ने जो कहा वो सच कहा। इसके सर को हल्की सी चोट आई थी, इसने इसी हॉस्पिटल पर आकर पट्टी बनवा लिया। तो बाद में पुलिस वाले कदीर से कहने लगते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर उस विनायक ने तुमको कॉल किया तो फटाफट से हमको इन्फॉर्म करो। दूसरी तरफ सत्या अपनी बेटी को याद करके बहुत फुट फुट के रोते रहता है, बहुत मिस करने लगता है। उसी रात कंट्रोल रूम वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर विनायक का फोन स्विच ऑन हुआ और उसी तरह वो विनायक लगातार कदीर को कॉल कर रहा है, लेकिन कदीर अपना फोन पिक नहीं कर रहा। पुलिस वाले यही बात सत्या को बताने लगते हैं। सत्या अपनी टीम से कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से उस लोकेशन पर जाओ। रास्ते में जाते समय इंस्पेक्टर कदीर को भी कॉल करते रहता है, लेकिन कदीर पुलिस वालों का भी फोन पिक नहीं कर रहा होता। फाइनली कदीर को फाइंड आउट करके उसको पूछने लगते हैं कि क्यों तुम अपना फोन पिक नहीं कर रहे। कदीर कहने लगता है कि सर मैं ड्राइविंग पर था, अगर डिलीवरी लेट होगी तो मेरी रेटिंग कम हो जाएगी, इसलिए जब भी मैं अपने काम पर होता हूँ
पर्सनल कॉल्स अटेंड नहीं करता। पुलिस वाले इस कदीर का फोन चेक करने लगते हैं तो सच में विनायक ने कदीर को कॉल किया होता है। कहने लगते हैं कि अगली बार जब उस विनायक तुमको कॉल करेगा तो फटाफट से हमें इन्फॉर्म करो और वो जरूर तुमसे मिलने की कोशिश भी करेगा। कदीर कहने लगता है ठीक है सर, मैं बता दूंगा। सुबह होने के बाद काफी सारे मीडिया वाले कमिश्नर को घेर कर यही बात पूछने लगते हैं कि हमने सुना है कि एसीपी की बेटी ही मिसिंग हो गई। अगर पुलिस वाले अपनी खुद की फैमिली की रक्षा नहीं कर रहे तो आम पब्लिक की कैसे रक्षा करेंगे। कमिश्नर भी कहने लगता है कि पुलिस वाले भी एक इंसान है, हम भी दिन रात काम कर रहे हैं। अब क्रिमिनल तो हमको बताकर क्राइम नहीं करता ना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जल्द ही अपडेट्स मिल जाएगी। दूसरी तरफ जब वो कदीर फूड डिलीवरी कर रहा होता है, मतलब अपनी बाइक ड्राइव कर रहा होता है, तो अचानक से कदीर को कुछ होने लगता है। इसकी कार में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है कि भैया मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी कदीर बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते हुए पुलिस स्टेशन पर आकर एक पुलिस वाले से कहने लगता है कि अंकल मैंने एक लड़की को मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक बच्चा जिस तरह से बोलता है ऐसे बोलने लगता है और वहीं पर एक मीडिया वाला बैठा होता है। कदीर की बातें सुनकर बाकी मीडिया वालों को भी बुलाने लगता है। उसके बाद क्या था, सारे मीडिया वाले इस कदीर को घेर लेते हैं। पुलिस वाले बहुत ही मुश्किल से इस कदीर को कमिश्नर के पास ले जाते हैं। कमिश्नर पूछने लगता है कि बताओ तुमने पुलिस वालों को क्या कहा। कदीर कहने लगता है कि अंकल मैंने एक लड़की को मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। किसको मारा ये तो मुझे याद नहीं, अगर आप मुझे फोटोज दिखाओगे तो मैं उसको पहचान लूंगा। तो वो कमिश्नर रिसेंटली जो लड़कियां मिसिंग हुई उनके फोटोज दिखाने लगता है। इसी दरमियान में जब प्रीति की फोटो इसके सामने आती है, कदीर पहचान लेता है कि अंकल मैंने इसी लड़की को मारा। अब इसी दरमियान में सत्या इस कदीर के पास आकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। कमिश्नर फटाफट से कंट्रोल करने लगता है कि सत्या मैं यहाँ पर इंक्वायरी कर रहा हूँ, प्लीज आप बाहर वेट करिए। कदीर से पूछने लगता है कि स्टार्टिंग से बताओ क्या हुआ। तो कदीर जो हुआ वो बताने लगता है। कल रात जब कदीर अपना काम खत्म करके वापस अपने रूम पर जा रहा था तो रास्ते में इसको वो प्रीति नजर आई। कदीर से लिफ्ट मांगने लगी कि ब्रो मैं यहाँ पर बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, एक भी ऑटो या कैब नहीं मिला, प्लीज मुझे आगे तक ड्रॉप कर दो। तो कदीर उसी तरह से प्रीति को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। इसी रास्ते के दरमियान में एक ऑटो वाला बंदा इनकी गाड़ी को ठोक देता है, जिसकी वजह से ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। प्रीति के सर को चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो चुकी होती है। अब कदीर डर के मारे प्रीति को चोरी चुपके अपने रूम के पास लाता है, शायद इसका ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए। तभी कदीर को ये बात पता चलती है कि प्रीति तो कब का मर चुकी है। इसकी डेड बॉडी को देखकर पता नहीं कदीर को क्या हो जाता है, वो रंगा होकर अजीब से बिहेव करने लगता है। एक बड़ी वाली चाकू लेकर इसके टुकड़े टुकड़े भी करने लगता है और ये सारी चीजें विनायक के रूम में जाकर करता है। विनायक के रूम में जो ब्लड सैंपल्स पाए गए वो प्रीति की ही थे। यह सुनने के बाद सत्या कदीर को दोबारा बहुत मारने पीटने लगता है। कमिश्नर समझने लगता है कि लगता है ये कदीर मेंटली डिस्टर्ब है। पूछने लगता है क्या तुमने इसी लड़की को मारा या तो फिर कुछ और लड़कियों को भी। कदीर कहने लगता है कि अंकल मैंने अपनी स्कूल टीचर शांति मैडम को भी मार दिया, उसकी लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। बाद में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड हरीश को भी मार दिया और उसकी लाश को भी कॉलेज के पीछे दफना दिया। इस तरह से पुलिस वालों को एग्जैक्ट लोकेशन भी बताने लगता है कि हरीश और शांति मैडम को कहां पर दफनाया। कमिश्नर कहने लगता है कि कदीर ने जिन लोगों को मारा उनके फैमिलीज के पास जाकर इंक्वायरी करो। दूसरे टीम मेंबर्स कदीर के गांव पर आकर कदीर के पेरेंट्स से यही बात कहने लगते हैं कि कदीर ने 3 लोगों को मार दिया। यह सुनने के बाद इसके माँ बाप बहुत रोने लगते हैं। नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, कदीर किसी को भी नहीं मार सकता। पुलिस वाले कहने लगते हैं कि आपके बेटे ने ही कबूल किया। उसके बाद पुलिस वाले उस कॉलेज के पीछे खुदाई करने पर सच में इनको एक कंकाल मिलता है। कॉलेज के अंदर जाकर कदीर के फ्रेंड हरीश के बारे में पूछने लगते हैं। लेक्चरर्स कहने लगते हैं अरे सर हरीश तो मरा ही नहीं, वो तो फॉरेन में सेटल है, पता नहीं आप किस हरीश के बारे में बात कर रहे हो। बाद में पुलिस वाले स्कूल पर जाकर शांति टीचर के बारे में पूछने लगते हैं तो शॉकिंगली शांति टीचर ही पुलिस वालों के पास आकर कहने लगती है कि मैं ही शांति हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। पुलिस वाले कहने लगते हैं क्या कदीर आपका स्टूडेंट है, उसने कहा कि उसने आपको मार दिया। टीचर कहने लगती है अरे आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो जिंदी हूँ आपके सामने खड़ी। पुलिस वाले जब कब्रिस्तान में खुदाई करते हैं तो सच में इनको एक कंकाल मिलता है। पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कदीर ने जिनको मारा वो तो जिंदा है, लेकिन जिस लोकेशन पर खुदाई किया वहाँ पर कंकाल मिले हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक पुलिस वाला कब्रिस्तान के बंदे से पूछने लगता है कि ये कंकाल किसका है, तुम्हें याद है। वो बंदा कहने लगता है अरे सर आप यहाँ पर जहाँ पर भी खुदाई करो किसी न किसी का कंकाल मिलता ही है, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि ये कंकाल किसका है। उसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर इंस्पेक्टर को कॉल करके कहने लगता है कि कब्रिस्तान में जो कंकाल मिला वो 40 साल पहले दफन किया गया था। इंस्पेक्टर यही बात सत्या को बताने लगता है
और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि सर मुझे लगता है कि कदीर झूठ बोल रहा है प्रीति को मारकर इस केस को भटकाने के लिए। सत्या कहने लगता है कि जो भी हो इंक्वायरी करते रहो और इसी तरह से उस विनायक का फोन भी ट्रैक करते रहो। अब कदीर ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया तो दूसरे दिन पुलिस वाले कदीर को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं इस केस को क्लोज करने के लिए। सो जब कदीर कोर्ट के अंदर आता है तो जज को देखकर अंकल अंकल कहकर बुलाने लगता है। जज कहने लगता है ये किस पागल बंदे को कोर्ट में लेकर आए हो तुम लोग? क्या एक पागल बंदे को इस केस में फंसाकर केस क्लोज करना चाहते हो? ढंग से इंक्वायरी करके असली कातिल को कोर्ट पर लाओ। इस तरह से कोई एक्शन नहीं लेता। अब उसी वक्त सत्या की बीवी वापस इंडिया आती है। सत्या अपनी बीवी को देखकर बहुत रोने लगता है कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसी दरमियान में एक बंदा सत्या को कॉल करने पर सत्या अपनी बीवी को लेकर फटाफट से एक हॉस्पिटल पर जाता है। शॉकिंगली उस हॉस्पिटल पर प्रीति अपना ट्रीटमेंट ले रही होती है। वहाँ की डॉक्टर कहने लगती है कि एक हफ्ते से प्रीति इसी हालत में है, होश में आती, दोबारा किसी चीज को देखकर डरती, दोबारा बेहोश हो जाती। आप इस लड़की से ज्यादा पूछताछ मत करिए, इसके हाथ को जख्म हुआ था और ज्यादा ब्लड लॉस भी हुआ। इसी दरमियान में प्रीति भी होश में आकर अपने माँ बाप को देखकर बहुत रोने लगती है। उसके बाद सत्या इंस्पेक्टर से पूछने लगता है कि मेरी बेटी आपको कहां पर मिली? इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सर एक वाटर टैंक के पास कुछ लड़के वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, वहीं पर प्रीति पड़ी थी, उन्होंने ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। बाद में हमको इन्फॉर्मेशन मिली और उसी तरह पुलिस वालों को अभी तक विनायक के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती। कुछ दिनों के बाद कोर्ट में दोबारा सुनवाई स्टार्ट होती है। पुलिस वाले कदीर के साथ साथ प्रीति को भी कोर्ट पर लाते हैं। जज कदीर से पूछने लगता है कि इस लड़की को अच्छे से देखकर बताओ, क्या इसी लड़की को तुमने मारा? कदीर कहने लगता है कि अंकल मुझे तो ढंग से याद नहीं, लगता है मैंने ऐसी ही लड़की को मारा, उसका चेहरा भी ऐसा ही था। बाद में जज प्रीति से पूछने लगता है क्या कदीर ने ही तुम पर हमला किया था? प्रीति कहने लगती है नहीं सर, इस बंदे ने उल्टा मेरी जान बचाई थी। जिस बंदे ने मुझ पर हमला किया वो थोड़ा मिडिल एज बंदा था। सो जज कहने लगता है कि इस केस में इस कदीर का कोई भी हाथ नहीं और इसी तरह से लगता है कदीर की मेंटली हालत बहुत ही खराब है, पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाए और असली कातिल को फाइंड आउट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करे। इस तरह से कदीर बाइज्जत बरी हो जाता है। बाद में सत्या प्रीति को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर पूछने लगता है कि उस रात क्या हुआ बेटा? तो प्रीति जो हुआ वो अपने पापा को बताने लगती है। उस रात प्रीति अपने फादर सत्या से फोन में बात करके किसी कैब या तो फिर ऑटो का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद एक ऑटो वहाँ से गुजरने लगा और वो ऑटो विनायक का ही था। जब विनायक प्रीति को लेकर जा रहा होता है तो इसके दिमाग में कुछ खुराफात चलने लगती है। किसी सुनसान जगह पर आकर अपने ऑटो को रुका देता है। प्रीति से कहने लगता है कि मैडम ऑटो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी मैं ठीक कर देता हूँ। इस तरह से अपने ऑटो के पीछे जाकर ठीक करने के बहाने से एक रॉड लेकर प्रीति के सर पे वार कर देता है। बेहोश हो जाती है प्रीति। उसके बाद प्रीति को अपने रूम पर लाकर चाकू से इसको धमकाने लगता है कि बस 2 मिनट का काम है, हम दोनों अच्छे से एंजॉय करते हैं। इस तरह से मिसबिहेव करने लगता है। प्रीति बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि भैया प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो भैया, मैं आपको पैसे दूंगी। अब उसी वक्त कदीर वापस अपने रूम पर आकर लड़की की रोने की आवाज सुनकर विनायक के रूम के पास जाता है। प्रीति को उस हालत में देखकर शॉक में रह जाता है। विनायक से कहने लगता है अरे भैया ये तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? प्लीज भैया इस लड़की को छोड़ दो, जाने दो। अब विनायक को गुस्सा आकर कदीर के सर पे वार करता है और उसी तरह से प्रीति पर भी चाकू से वार करने लगता है, जिसकी वजह से प्रीति का हाथ कट जाता है और उसी ब्लड लॉस की वजह से प्रीति वहीं पर बेहोश गिर जाती है। सो प्रेजेंट पर प्रीति यही सारी बात अपने पापा को बताकर कहने लगती है उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं पापा, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में थी। उसके बाद सत्या उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है जिसने कदीर को ट्रीट किया। वो डॉक्टर कहने लगता है कि लगता है कदीर को बचपन से ही कुछ मेंटल इलनेस थी। जब कदीर के सर पर चोट लगी वो मेंटल इलनेस दोबारा ट्रिगर हुई। हर एक इंसान के अंदर किसी न किसी के ऊपर गुस्सा होता ही है, तो सेम कदीर के अंदर भी ऐसा ही कुछ गुस्सा था। सर पर चोट लगने की वजह से इसको डिसऑर्डर होने लगा। ऐसे सोचने लगा कि कदीर जिन लोगों को नापसंद करता है उन लोगों को मार दिया, मतलब दूसरी पर्सनालिटी के जैसा बिहेव करने लगा। सत्या कोर्ट में आकर यही सारी बातें जज को बताने लगता है। अब जज कदीर को बाइज्जत बरी कर देता है कि इस केस में कदीर का कोई लेना देना नहीं। यह फैसला सुनने के बाद कदीर के पेरेंट्स सत्या को बहुत थैंक यू बोलने लगते हैं। खैर उसी रात वो विनायक प्रीति को कॉल करने लगता है, कहने लगता है तुम तो बहुत ही खुश हो, मेरे हाथों से बच गई, इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा तुमको। और शॉकिंगली वो विनायक प्रीति के घर के आसपास ही होता है। विनायक की आवाज सुनकर प्रीति बहुत डरने लगती है। उसी वक्त कंट्रोल रूम वालों को ये बात पता चलती है कि विनायक का फोन दोबारा ऑन हुआ। प्रीति को कॉल किया,
सत्या फटाफट से प्रीति के पास आकर यही बात पूछने लगता है, क्या उस विनायक ने तुमको कॉल किया? प्रीति रोते हुए डरते हुए कहने लगती है, हाँ पापा, उसने मुझे दोबारा धमकी दी, वो मुझे मार देगा पापा। प्रीति की हालत देखकर प्रीति की माँ सत्या को बहुत डांटने लगती है, गुस्सा करने लगती है कि तुम कैसे पुलिस वाले हो, अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते? जिसने हमारी बेटी को मारने की कोशिश की तुमने अभी तक उसको पकड़ा नहीं। अब मैं अपनी बेटी को और यहाँ पर नहीं रख सकती। इस तरह से दूसरे दिन ही प्रीति की माँ प्रीति को लेकर अमेरिका जाने लगती है अपनी बड़ी बेटी के पास। एयरपोर्ट के पास प्रीति बहुत फील होने लगती है, मतलब इसको अमेरिका जाना पसंद ही नहीं होता। इसका एम और गोल तो अलग ही होता है। उसके बाद सत्या अपनी टीम से कहने लगता है कि तुम लोग विनायक के फोन को ट्रैक करते ही रहो, कुछ अपडेट मिला तो फटाफट से मुझे इन्फॉर्म करो। तो थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर सत्या को कॉल करके कहने लगता है कि सर उस विनायक का फोन दोबारा ऑन हुआ, और उसी तरह से एक लोकेशन भी बताने लगता है। सत्या कहने लगता है कि मैं भी उसी लोकेशन पर हूँ। इस तरह से उस तरफ जाने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि उस विनायक का फोन सत्या के पास है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है, जब सत्या अपनी बेटी और बीवी को एयरपोर्ट के पास ड्रॉप कर रहा था। प्रीति से कहने लगता है, वाह बेटा वाह, तुम तो जबरदस्त तरीके से एक्टिंग कर रही हो। हाँ, तुमको तो एक्टिंग आती ही होगी, फिल्म मेकिंग में जो हो। अब तुम मुझे विनायक का फोन देकर ये बताओ कि तुमने और उस लड़के ने उस विनायक को क्यों मारा, मोटिव क्या है? तो प्रीति रोते हुए जो हुआ वो अपने पापा को बताने लगती है। उस रात प्रीति अपने पापा से बात करने के बाद कैब या तो फिर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसी रास्ते से वो कदीर गुजरने लगा। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि कदीर और प्रीति रिलेशनशिप में है, एक दूसरे से चुप चुप के मुलाकातें करते रहते हैं। प्रीति के घर के पास ड्रॉप करने के लिए ही प्रीति ने कदीर को यहाँ पर बुलाया। तभी प्रीति ये कहने लगती है कि कदीर फटाफट से तुम अपने रूम के पास मुझे ले चलो, मुझे जोर से सुसु आई है। सो कदीर उसी तरह से प्रीति को चुप चुप के अपने रूम के पास लाता है। तभी वो विनायक लड़की की आवाज सुनकर अपने रूम से बाहर आता है, देखता है कि बाथरूम में कोई लड़की है, अपना फोन निकालकर चुप चुप के फोटोज खींचने लगता है। तभी ये चीज प्रीति ऑब्जर्व करके बाहर आकर उस विनायक को बहुत डांटने लगती है। कदीर भी यहाँ पर आकर विनायक को डांटने लगता है, अरे भैया ये आपने क्या कर दिया, फटाफट से वो सारे फोटोज डिलीट कर दो। विनायक कहने लगता है, देखो कदीर, मैं घर के ओनर को नहीं बताऊंगा, मैं भी आधे पैसे दूंगा, हम दोनों एंजॉय करते हैं। कदीर कहने लगता है, भैया ये मेरी जीएफ है, ऐसे वैसे बातें मत करो। इस तरह से ये दोनों जबरदस्ती विनायक का फोन छीनने लगते हैं। इसी हाथापाई के दौरान विनायक नीचे गिर जाता है, इसके सर को जबरदस्त चोट लगने की वजह से उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। जब ये दोनों विनायक का फोन चेक करते हैं तो एक भी फोटो ढंग की नहीं होती, सारे फोटोज ब्लर ही होते हैं। अब लाश को देखकर कदीर और प्रीति के तो होश ही उड़ जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं कि गया हमारा करियर, हमारी जिंदगी, सब कुछ चली गई। बाद में कूल होकर प्रीति से कहने लगता है कि प्रीति तुम मेरे रूम में वेट करो, मैं लाश का ठिकाने लगाता हूँ। इस तरह से एक बड़ी वाली चाकू लेकर इस विनायक के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। उसके बाद प्रीति से कहने लगता है कि प्रीति तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। प्रीति कहने लगती है, अरे कदीर ऐसे कैसे चली जाऊं? नहीं, हम दोनों इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं। इस तरह से प्रीति एक जबरदस्त प्लान बनाने लगती है। कहने लगती है कि अगर तुम ढंग से एक्टिंग करोगे तो हमारा प्लान वर्कआउट होगा। सो पहले कदीर के सर पर वार करती है, बाद में प्रीति अपने आप को भी थोड़ा बहुत जख्मी कर लेती है, मतलब विनायक के खून को साफ करके अपना खून वहाँ पर डाल देती है। उसके बाद कदीर विनायक के बॉडी के टुकड़ों को अपने बैग में भरकर किसी नाले में फेंक देता है। प्लान के हिसाब से कदीर किसी हॉस्पिटल पर जाकर अपने सर की मरहम पट्टी करवाता है। इस तरफ प्रीति अपना खून विनायक के ऑटो पर भी लगाने लगती है, ऐसा लगे कि विनायक ने प्रीति की लाश को इसी ऑटो में ले गया। उसके बाद ये दोनों एक वाटर टैंक के पास जाने लगते हैं। रास्ते के दरमियान में कदीर को अच्छे से प्लान एक्सप्लेन करने लगती है। तो बाद में कुछ दिनों के बाद कुछ लड़कों को प्रीति नजर आती है। इस तरह से प्रीति जो हुआ वो सारी बातें अपने पापा को बताते हुए कहने लगती है कि पापा हम दोनों ने जानबूझकर उस विनायक को नहीं मारा। सत्या कहने लगता है, ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। एक्चुअली बात यह है कि सत्या को इस केस में पहले से ही कुछ लूप होल्स नजर आ रहे थे। विनायक एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड होता है, लेकिन कदीर और प्रीति ने जो काम किया वो सारे के सारे राइट हैंड वाला बंदा ही कर सकता है, मतलब प्रीति को जख्मी करना सब कुछ। और उसी तरह प्रीति ने ही विनायक के फोन से अपने फोन को कॉल किया था। थोड़ी देर के बाद सत्या उस विनायक का फोन फाइंड आउट कर लेता है। सो प्रेजेंट पर यही विनायक का फोन सत्या के पास होता है जो अपनी बेटी से लिया। उस फोन को लेकर ये रिपोर्ट देने लगता है कि मुझे तो उस विनायक का फोन मिला लेकिन विनायक नहीं मिला, लगता है फरार हो चुका है। इसके कुछ दूरी के बाद हम उस कदीर को देखते हैं जो अपने गाँव में होता है, और कदीर अभी भी पागल होने का नाटक ही कर रहा होता है। इसके माँ बाप तो बहुत फील होते रहते हैं कि पता नहीं कैसे हमारा बेटा पागल हो गया,
कब ठीक होगा हमारा बेटा। इसी दरमियान में प्रीति कदीर को मैसेज करने लगती है कि सारा मामला सुलझ चुका है, आई मिस यू, और मैं तुमको रात को कॉल करूंगी। कदीर भी चैट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद कदीर को एक अनजान बंदा कॉल करने लगता है। वो अनजान बंदा और कोई नहीं विनायक ही होता है, मतलब उसी की आवाज होती है। उसकी आवाज सुनकर कदीर के तो होश ही उड़ जाते हैं। डायरेक्टर ने ये बताया कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।